अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहरुख सुहेल ओवरसीज़ वॉइस से। ख़वातीन हज़रात, मैंने कल आपको बताया था कि ओस्लो नॉर्वे में आज मेरा इस विज़िट का ये आखिरी दिन है। मैं इस वक्त ओस्लो एयरपोर्ट पे हूं और मुझे अगले डेस्टिनेशन के लिए रवाना होना है। अभी रवानगी में चूँकि वक्त है तो सोचा कि आज की ताज़ा तरीन जो है वो आपके साथ शेयर कर ली जाएँ, बाकी बातें अगले डेस्टिनेशन पर पहुँच के आपसे होंगी। पाकिस्तान के सराउंडिंग में इर्द गिर्द अगर देखा जाए तो हालात बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं और ये जो ख़बरें हैं वो कुछ अच्छी नहीं हैं। ईरान के सदर की शहादत के बाद और उनके हेलीकॉप्टर के गिरने के बाद, बल्कि गिराए जाने के बाद, अभी अब तो ये बातें खैर खुलना शुरू हो गई हैं कि उनका हेलीकॉप्टर गिराया गया है। उनकी बल्कि डिवाइस से जो उनका सैटेलाइट फ़ोन था उससे भी गलत मैसेज भेजे जा रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि उनको कत्ल किया गया है, उन पर हमला हुआ है। वो लेज़र हमला है या मिज़ाइल हमला है या ड्रोन हमला है या किसी डिवाइस के थ्रू उनका हेलीकॉप्टर का सिस्टम फेल किया गया है, ये तो अब वक्त आने पर पता चलेगा। आहिस्ता आहिस्ता ये बातें खुल जाती हैं, आज नहीं तो कल पता तो चलेगा। ईरानी सदर ने जो मिसाइल गिराए थे इसराइल पे, उसके बाद इसराइल के सदर ने ये कहा था कि हम इस बात का जवाब देंगे और वक्त आने पर देंगे। और चूँकि वो बहुत ठंडे खिलाड़ी हैं और वो बड़ा नाप तोल के खेलते हैं, हड़बोंग नहीं मचाते और ये भी नहीं करते कि एकदम से जवाबी हमला कर दिया जाए और उससे जंग छिड़ जाए। वो अपना मकसद भी हासिल कर लेते हैं और जंग भी नहीं छेड़ते। जहाँ जंग छेड़नी है वहाँ मज़लूम लोग हैं, वो निहत्थे लोग हैं, वो उनका कुछ कर नहीं सकते और दूसरे ममालिक से वो इस तरह की जंग नहीं छेड़ना चाहते कि उन्हें नुकसान हो। लिहाजा वो एक एक करके अपना टारगेट अचीव करते हैं। उनके अगले दो टारगेट जो हैं वो तैयब उर्दगान और इमरान खान हैं। ये ख़बरें बहुत ख़तरनाक हैं। तैयब उर्दगान का तख्ता एक बार फिर वहाँ की फ़ौज उलटना चाहती है। वहाँ की फ़ौज इक़्तिदार में आने के लिए दोबारा अंगड़ाइयाँ ले रही है। फ़ौजी बगावत का वहाँ अंदेशा है। असल में एक दफ़ा खून लग जाए मुंह को तो फिर वो कहते हैं कि जान नहीं छूटती उससे। इक़्तिदार का नशा ऐसा है। और कुछ ये भी होता है कि हर मुल्क की अंदर जो सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोग बिक भी जाते हैं। कुछ उनके प्लांटेड भी होते हैं, उनके भेजे हुए भी ट्रेंड बंदे भी होते हैं जिनको बाकायदा शामिल किया जाता है। फिर उनको तरक्कियाँ दिलवा कर एक ख़ास पोस्ट तक पहुँचाया जाता है और फिर उनसे अपना मकसद हासिल किया जाता है। पाकिस्तान में रजीम चेंज हुआ तो उसमें भी पाकिस्तान के अंदरूनी लोग सारे के सारे शामिल थे। आप देख लीजिए, उसमें शहबाज शरीफ मुलव्वस था, उसमें नवाज शरीफ मुलव्वस था, उसमें ज़रदारी मुलव्वस था, फजल रहमान मुलव्वस था। यानी उस वक्त के तमाम लोग जो थे वो मुखालफिन जो इमरान खान के थे वो सारे के सारे मुलव्वस थे रजीम चेंज में। और उसमें अमेरिकी जो सफ़ीर थे वो मुलव्वस थे, इसमें कोई दो राय है नहीं। डोनाल्ड लू का वो साइफ़र जो है वो भी, उसकी भी आपके सामने है सारी सूरत हाल। अब जो तो उनकी बात मान जाता है उसे माफ़ी मिल जाती है, जैसा कि साइफ़र में लिखा गया था कि हमारी बात मान लो तो आपको माफ़ी दे देंगे आप और आप कंटिन्यू करोगे, अगर नहीं तो फिर हम आपको निशान इबरत बना देंगे। और वो निशान इबरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तैयब उर्दगान का तख्ता अगर उल्टा जाता है तो इसका मतलब ये है कि इसराइल का एक और मुखालिफ जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। ईरान को उन्होंने अपनी तरफ से कमज़ोर करने की कोशिश की है, लेकिन ईरान बद से बदतर हालात में भी बहुत अच्छा सर्वाइव करते हैं, चूँकि वो एक नेशन है, एक कौम है और वो लॉयल हैं अपने मुल्क के साथ। उनके हुक्मरान भी अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं। हमारे हुक्मरानों की तरह नहीं है कि एक एक अरब डॉलर के लिए IMF के तलवे चाटते हैं, वर्ल्ड बैंक के तलवे चाटते हैं, अमेरिका के आगे हाथ बांध के यूँ खड़े होते हैं कि जैसे बस अभी ये सजदे में गिरे कि गिरे। और अगला टारगेट, जैसा कि इमरान खान ने अपने मुंह से ये कहा कि मुझे मारे जाने के अलावा अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ख़बरें तो इमरान साहब के पास हैं कि उनको मार दिया जाएगा या मार देने की कोशिश की जाएगी। कोई वक्त तब तक कोई भी शख्स तब तक नहीं मर सकता जब तक कि उसका वक्त मुकर्रर ना हो। लेकिन देखिए, कत्ल और ख़ुदकुशी इसीलिए हराम है, या इसीलिए इनको गलत करार दिया गया है कि इसमें अल्लाह की मर्ज़ी शामिल नहीं होती। क्योंकि अगर कोई बंदा किसी बंदे को कत्ल करता है तो वो बंदा ने अपनी मर्ज़ी से उसको कत्ल किया है, वहाँ पर ये बात सादक नहीं आती कि वो अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ है। क्योंकि अल्लाह ने अगर उसको मारना होता तो वो किसी और तरीके से मारता, वो किसी दूसरे इंसान को कातिल क्यों बना देता। ये इंसान के अंदर का शैतान है जो उसको बहकाता है। इमरान खान को अगर कत्ल किया जाता है तो ज़ाहिर है वो जब तक अपने मौक़िफ़ पे कायम है, जब तक वो डिटरमिन है, तब तक तो उसकी जान को ख़तरा है। वो आज कहते हैं कि ओके, जैसे कहते हैं यार वैसे कर लेते हैं तो उसको इक़्तिदार भी मिल जाएगा और उसकी जान की खलासी भी हो जाएगी। लेकिन इमरान खान ऐसा करेंगे नहीं। तैयब उर्दगान भी पूरा मुकाबला कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो इस चीज़ को काबू कर सकें, लेकिन वहाँ के अंदरूनी
सतह पर भी रजीम चेंज के जो असरात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। उनके भी अंदर इसी तरह काली भेड़ें हैं, बिकाऊ माल हैं, गद्दार लोग शामिल हैं। जिस तरह हमारी सफ़ों के अंदर काली भेड़ें, गद्दार और बिकाऊ माल है और बड़ी आसानी से मैसर है। खैर हमारे यहाँ तो बहुत ही आसानी से मैसर आ जाती हैं ये चीज़ें, क्योंकि ये सारे इक़्तिदार के भूखे लालची बुनियादी तौर पर ये घटिया कमी लोग होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ जाते हैं। हमारे मुल्क का अलमिया तो देखिए कि हमारे मुल्क का एक ग्रेजुएट, एक मास्टर्स, एक PhD जो है वो एक मैट्रिक पास जाहिल आदमी को वोट डालता है और उससे अच्छे की उम्मीद रखता है। ये कैसे मुमकिन है? जब तक मेरिट पर ये लोग सामने नहीं आएंगे, जब तक मेरे वतन में पढ़े लिखे लोग तो खैर अब भी हैं, और वो पढ़े लिखे लोगों का नुकसान बहुत हो रहा है, क्योंकि ये वो पढ़े लिखे हैं जिनको लूटने के रास्ते मालूम है और ये अपनी तालीम का फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं उन पढ़े लिखों की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान के लॉयलिस्ट हैं, जो पाकिस्तान के साथ लॉयल हैं। आप देखें ना कि नरेंद्र मोदी जैसा आदमी अब तकरीर में खड़ा होकर कह रहा है कि वो पाकिस्तान 76 साल से जो हमारे लिए वबाल जान बना हुआ था, हमारे पीछे पड़ा हुआ था और वो हमें तंग करता था, हमें परेशान करता था, उसके हाथ में हर वक्त एक बम का गोला होता था और आज उसके हाथ में भीख का कटोरा है। बाइसे शर्म बात है ये मेरे हुक्मरानों के लिए, मेरे मुल्क के इस ब्यूरोक्रेसी के लिए और मेरे मुल्क में बैठे तमाम उन जजेस के लिए जो इंसाफ फराहम नहीं कर रहे हो। इंसाफ फराहम ना होने की वजह से मुल्क हमेशा दिवालिया होते हैं, मुल्क हमेशा डूबते हैं। आज अगर कुछ जजेस खड़े हो रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर ये बात अपनी नहज तक पहुँच गई तो देर आयत दुरुस्त आयत वाली बात हो जाएगी और हम किसी न किसी मंजिल तक पहुँच ही जाएंगे। लेकिन अगर ये मामला बीच में रुक गया तो फिर पाकिस्तान के हालात बहुत खौफनाक होंगे और आप लोग उसकी बहुत कड़ी सज़ा पाओगे। पाकिस्तान में जो इस वक्त माफिया है वो बहुत मुँह ज़ोर है। पंजाब में बैठी हुई जो औरत है वो इंतकाम की भरी हुई, और वो बीजमालो जो है वो बुग़्ज़ रखने वाली, बुग़्ज़ इमरान की मारी हुई औरत है और बुनियादी तौर पर एक जाहिल औरत है। उसकी देखा जाए तो एक मैट्रिक पास बंदे के लेवल की तालीम है उसकी, क्योंकि बाकी नंबर तो वो हमेशा उसने धौंस के साथ ही हासिल किए हैं। उसकी इतनी तालीम नहीं है, ना उसका इतना विजन है। आप देख रहे हैं जो हरकतें वो नौटंकी कर रही है। फील्ड हॉस्पिटल बनाए हैं, ट्रकों के ऊपर बड़ी बड़ी अपनी कद आवर तस्वीरें लगाई हैं। बंदा पूछे तेरे बाप का माल है? ये जो इतनी बड़ी फ्लेक्स बन रही हैं, इतना बड़ा ये तुम कर रहे हो। एक कैंपेन होती है तो पता चलता है जी इस पर 85 लाख रुपए लग गए, इस पर 4 करोड़ लग गए, इस पर 6 करोड़ लग गए। ये माल कहाँ से आता है और कहाँ जाता है? इनके बाप का माल थोड़ी है जो इनको इस पर थोड़ा सा दर्द होगा। किसान को पूछ के देखिए ना इस वक्त वो किस तकलीफ़ से, किस कर्ब से गुजर रहा है। खैर ये एक अलग मौजू है, इस पर फिर किसी वक्त बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के हालात बहुत तेज़ी से बिगड़ने की तरफ मज़ीद बढ़ रहे हैं। अगर अंदरूनी खलफशार हमारा ख़त्म नहीं हुआ और हमने उस पर काबू नहीं पाया तो आप यकीन कीजिए कि आप लोगों को बहुत कड़ी सज़ा मिलेगी। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि पंजाब के लोगों को अपना इसमें हिस्सा डालना पड़ेगा। बलूची अपने हकूक़ के लिए खड़े हो गए, खैबर पख्तूनख्वा के लोग अपने हकूक़ के लिए खड़े हैं और डट के खड़े हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने आंखें निकालना शुरू करनी है, वो खड़े हो गए हैं। कश्मीर के लोगों ने 2 दिन में हलक में हाथ डाल के, बाजू डाल के अपना हक ले लिया है और 1 दिन में 23 अरब रुपया उनको मुख्तस करना पड़ा है। आप अंदाज़ा कीजिए। और नजम सेठी ने भी ये कहा कि ये गलत किया है कि वो उनको एजिटेशन करने दिया गया, ये गलत था, और फिर उनका जवाब दिया गया ये गलत था, फिर पुलिस भेजी ये गलत था, और साथ ही ये कहा कि जो 23 अरब दिया ये भी गलत था। यार जिनको हक मिल रहा है इसमें गलत क्या है? आप जब उनका हक मारोगे और वो अपनी मर्ज़ी से अपना हक भी नहीं लेंगे तो आप उसको कह रहे हो कि ये गलत था। आप चाहते हो कि उन लोगों को कुछ भी ना मिले। बहुत बुरी बात है। नजम सेठी जैसे सहाफ़ियों को शर्म नहीं आती, मीडिया पे बैठ के दोगलापन करते हैं। ये किस का मैं नाम लूँ यार? अब मैं तो हर दफ़ा इनकी बात करता हूँ। वो गरीदा फ़ारूक की तड़प रही है आजकल वो मछली की तरह। आप कभी उसकी बातें सुने, उसको समझ नहीं आ रही कि किस को कौन सा दिन है कि मुझे ख़बर आए कि इमरान खान को मार दिया गया है। ये इतनी घटिया और कमीना ज़हन रखने वाली औरत है। इमरान खान की इस हद तक ये मुखालिफ है। मैं आप कश्मीर के लोग मैं आपको बता रहा था कि खड़े हो गए हैं। हाँ, पंजाब से भी लोग खड़े हुए हैं, लेकिन वो हिजड़े हैं। पाकिस्तान के पंजाब के ख्वाजा सरा जो हैं वो अपने हकूक़ के लिए खड़े हो गए। अगर नहीं खड़े हुए तो वो तुरम खान, वो हातम ताई जो बड़ी बड़ी मूँछों को ताव देते हैं, सारा दिन नहीं थकते, अपनी मूँछों को बल देते, जिनके साथ 40-40 गनमैन होते हैं, वो नहीं खड़े हो सके, न खड़े हो सकते हैं। क्योंकि जो अपने साथ इतनी सिक्योरिटी लेके निकलते हैं वो तो बुनियादी तौर पर बुज़दिल लोग होते हैं। लिहाजा पाकिस्तान के तुरम खानों से कोई उम्मीद ना रखिएगा। पंजाब से जब भी
ایجیٹیشن اٹھے گی، غریب آدمی بغیر قیادت کے، بغیر کسی شخص کا انتظار کیے جب باہر نکلے گا تو اپنا مقصد حاصل کر سکے گا۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا، اس رجیم چینج والوں کو، ان کو نہ روکا، ان کے گریبانوں کو ہاتھ نہ ڈالا، تو آپ یقین کیجئے کہ نہ صرف میرے منہ میں خاک، نہ صرف یہ ملک ٹوٹ جائے گا، بلکہ آپ اور ہم سب ذلیل و خوار ہو جائیں گی، ہماری آنے والے نسلیں بھی ذلیل و خوار ہو جائیں گی۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، باقی باتیں اگلے ڈیسٹینیشن سے۔ اللہ حافظ۔